नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए बीएसएफ कांस्टेबल में जो जीके जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेकर आया हूं। कई प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास। का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है चंबल, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी तवी, ऑप्शन नंबर डी चिनाब। तो जो तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है, जो पंजाब की 5 नदियों से बहती हुई पाकिस्तान में मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल। वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पष्टता का अंत कर दिया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पष्टता का अंत कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 1 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR को अपनाने की याद दिलाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर को। और शुरू कब हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 1948 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए बास पैरस, ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर, ऑप्शन नंबर सी ड्रोआर, ऑप्शन नंबर डी बेरिंग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो जिब्राल्टर हो जाएगा। जिब्राल्टर की जल संधि अंटार्कटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जिब्राल्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक लंबी है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की तटीय सीमा जो है वो सबसे लंबी है। कितनी है? तो वो हो जाती है 1214 किलोमीटर गुजरात की तटीय सीमा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू के बीच, ऑप्शन नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन नंबर सी पिछड़ा वर्ग आयोग, ऑप्शन नंबर डी वित्त आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है ऑप्शन नंबर ए 175 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 189 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 180 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 182 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सभी को पता ही होना चाहिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई हो जाती है 182 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है जो कि 182 मीटर की है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जेनेवा, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी बर्लिन, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर ए बहलोल लोधी, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए संभाजी, ऑप्शन नंबर बी बाबा आमटे, ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर डी मेघा पाटकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है जो 1973 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियम, ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। तो का जो सही आंसर है वो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी गैलीलियम, ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में हड्डी होती हैं, मानव शरीर में हड्डी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए 200, ऑप्शन नंबर बी 206, ऑप्शन नंबर सी 300, ऑप्शन नंबर डी 210। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी तापमान, ऑप्शन नंबर सी दूरी, ऑप्शन नंबर डी वेग। तो इसमें से जो वेक्टर मात्रा है वो वेग हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है। सदिश राशि वेक्टर मात्रा भौतिक परिणाम को संदर्भित करती है जो दोनों परिणाम की दिशा के साथ साथ दिशा की विशेषता है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी एक वेक्टर मात्रा होती है? वेक्टर मात्रा में विस्थापन आता है, बल आता है, टोक आता है, गति, त्वरण और वेग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर बी परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी एवोगाड्रो संख्या, ऑप्शन नंबर डी परमाणु क्रमांक। तो इसका भी जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन नंबर ए निकेल, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा धातु होती है। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु उपस्थित रहते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन तत्वों
से भी बने होते हैं। तो कौन कौन से तत्व होते हैं इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। और कौन सी धातु होती है? तो लोहा, आयरन भी इसमें होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारी जीभ पर कौन सा रिसेप्टर स्थित होता है? हमारी जीभ पर कौन सा रिसेप्टर स्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ग्रही, ऑप्शन नंबर बी ताप ग्रही, ऑप्शन नंबर सी रस संवेद, ऑप्शन नंबर डी घ्राण ग्राही। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घ्राण ग्राही। हमारी जीभ पर जो है घ्राण ग्राही रिसेप्टर स्थित होता है। कौन सा रिसेप्टर स्थित होता है? घ्राण ग्राही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पिन्ना, ऑप्शन नंबर बी कुंभकर्णी नली, ऑप्शन नंबर सी कर्णपटही झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी काकलिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्णपटही झिल्ली। ईयर ड्रम का दूसरा नाम जो है वो कर्णपटही झिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड पेट्रोल गैस, ऑप्शन नंबर सी लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, ऑप्शन नंबर डी लिक्विफाइडेड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का जो पूर्ण रूप होता है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा, क्या होगा? एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। ऑप्शन नंबर ए आसमान, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी निगेटिव, ऑप्शन नंबर डी शून्य। तो जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो उसका त्वरण हमेशा शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? वो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने 1793 में की थी। इसके बाद ब्रिस्टल के न्यूमेटिक इंस्टीट्यूट के हम्फ्री डेवी ने इसके कुछ प्रयोग किए और पाया कि जो लोग इसे कुछ देर सूंघते हैं वो हंसने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं कि इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की अंग्रेजी वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टली ने। कब की? तो 1793 में की थी। और इसके बाद ब्रिस्टल के न्यूमेटिक इंस्टीट्यूट के हम्फ्री डेवी ने इसके कुछ प्रयोग किए। प्रयोग किसने किए? हम्फ्री डेवी ने। और उन्होंने पाया कि इसको जब कोई भी व्यक्ति इसको थोड़ी देर भी सूंघता है तो वह हंसने लगता है, जिसे लाफिंग गैस या नाइट्रस ऑक्साइड गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है ये बताइए? नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जिगर, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी गुर्दा, ऑप्शन नंबर डी ग्रहणी। तो नेफ्रोलॉजी जो है वो गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी गुर्दे के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी दवा की एक शाखा है जो गुर्दे और उसके कार्यों के अध्ययन के साथ साथ गुर्दे की बीमारियों के उपचार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? ऑप्शन नंबर ए कांच, ऑप्शन नंबर बी कागज, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी पानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? तो वो तांबा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए वेस्ट नाइल, ऑप्शन नंबर बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन नंबर सी हर्पस सिम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी राइनो वायरस। तो चेचक जो है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चेचक एक संक्रमण रोग है जो वेरियोला वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने, खांसने और छींकने के दौरान निकलने वाली बूंदों के माध्यम से प्रसारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का विकिरण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश का विपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो वो हो जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में धूल तथा जल के अनगिनत
कण उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं क्योंकि इस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, अतः आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी ग्रीनलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। कौन सा? ग्रीनलैंड। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में स्थित है ग्रीनलैंड। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है ऑप्शन नंबर ए 83 पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन नंबर बी 165/12 पूर्वी देशांतर, ऑप्शन नंबर सी 110 पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन नंबर डी 75 पूर्वी देशांतर पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 83 पूर्वी देशांतर पर। सही उत्तर तो है 82.5, उसको आप 83 पूर्वी देशांतर भी कह सकते हैं। भारतीय मानक समय के रूप में ज्ञात पूरे भारत में माना जाने वाला मानक समय 82.5 देशांतर पर आधारित है। देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। किससे आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारतीय मानक समय। और भारतीय मानक समय निर्धारित किस पर होता है? तो 83 पूर्वी देशांतर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले वर्ष बीएसएफ कांस्टेबल और बीएसएफ ट्रेडमैन परीक्षा में पूछे गए थे। इस साल भी पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।